डिजीज एंड इट्स कॉजेस से बात कर रहे हैं। डिजीज एंड इट्स कॉजेस से शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर। लास्ट क्लास में हमने जहां से छोड़ा था वहां से शुरू कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि सोर्सेज और डिजीज क्या हो सकते हैं। डिजीज का मतलब क्या था हमारे लिए? डिसईज, डिस्कम्फर्ट। किसी भी तरीके से किसी भी काम को करने में कंफर्टनेस की कमी हो, उसी को हम क्या कहेंगे? अपना डिजीज। बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस हैं, उसी को कहेंगे क्या? डिजीज। ठीक है जी, काम करने में तकलीफ हो रही है। तो अब सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज हमारे लिए क्या क्या हो सकते हैं जी? देखो जी, तीन तरीके के बेसिक सोर्स की अगर हम बात करें जो हमारे पास काम करते हैं, वो तीन तरीके की चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक कह लीजिए या फिर कह लीजिए इंटरनल फैक्टर। बात समझ में आ रही है? इंट्रिंसिक और इंटरनल फैक्टर। दूसरी जो चीज बनती है वो कौन सी बनती है हमारी? एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल फैक्टर्स। और एक्सटर्नल फैक्टर्स। समझ रहे हो बात? ऐसी चीजें जो बाहर से हमारी बॉडी को अफेक्ट करती हो। ठीक है जी। और तीसरी एक और चीज अगर जो हमारे लेवल्स ऑफ इमीडिएट कॉजेस। लेवल ऑफ इमीडिएट कॉजेस। अब इनके लिए बात कर लेते हैं कि क्या क्या हमारे लिए हो सकती है ये चीजें। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वो कौन सा? इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं कि इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे लिए क्या होते हैं। ठीक है जी। इंट्रिंसिक फैक्टर का मतलब क्या है, पहले तो इसको समझते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब है इंटरनल, जो शरीर के अंदर है हमारी जो चीजें, वही अगर हमारे लिए डिसबैलेंस आने शुरू हो जाए। कई बार होता है कि हमारी लाइफस्टाइल सब कुछ अच्छी है, 5 बजे उठ गया, एक्सरसाइज कर ली, खा पी लिया, जॉब पे चला गया, वापस आया, खा पी लिया, सो भी लिया, रेस्ट भी कर लिया, हाइजीन भी प्रॉपर है, सब कुछ प्रॉपर है, बट फिर भी हमारे को अंत में क्या हो गया? कोई बॉडी में प्रॉब्लम आ गई। ठीक है जी। तो ये क्या हुई, कहां से हुई? सब कुछ हेल्दी रह रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फिर भी बॉडी में प्रॉब्लम आ गई। तो ये क्यों हुआ? बेसिकली ये हुआ हमारे इंट्रिंसिक चेंजेस की वजह से। इंट्रिंसिक चेंजेस का मतलब क्या है, अब इसको समझते हैं कि इंट्रिंसिक फैक्टर का मतलब क्या है कि कई बार हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होते। कई बार होता है मैल फंक्शनिंग हो जाती है जी। मैल फंक्शनिंग मतलब क्या है जी? हमारी मैल फंक्शनिंग ऑफ किसी भी ऑर्गन के बारे में। कोई भी ऑर्गन हमारा मैल फंक्शन हो सकता है, जैसे हार्ट हो गया या हमारी किडनीज हो गई, सर लिवर, लंग्स हो गए, वट एवर इट इज। कोई भी बॉडी पार्ट अगर प्रॉपर तरीके से काम करना बंद कर दे, काम करते करते ऑटोमेटिकली रुक जाए या कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में काम को रोक दे, तो वो हमारे लिए क्या बनता है? वो हमारे लिए एक डिसीज का कारण बनता है। ठीक है जी। यानी क्या हुआ? मैल फंक्शनिंग हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम हुआ। दूसरा एक और हो सकता है क्या? जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि कई बार होते हैं कुछ चीजें हमारे ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो कि हमारे इंटरनली जीन्स में आ जाती है। जीन्स में आ जाती है इन द सेंस कि लाइक अगर बात की जाए कोई इश्यूज मेरे फादर के साथ थे, तो ऐसे कुछ चांसेस होते हैं कि वो जीन्स के थ्रू मेरी बॉडी में भी ट्रांसफर कर दिए जाए। जब डीएनए कॉपिंग का जो प्रोसेस हो रहा है, तो उसी डीएनए कॉपिंग के प्रोसेस के थ्रू मेरी बॉडी में भी वो एंटर कर गए। अब अगर वो जीन्स मेरी बॉडी में भी है तो वो मुझे भी सिमिलर लेवल की प्रॉब्लम देने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। जेनेटिक डिसऑर्डर में जैसे आ जाते हैं डायबिटीज आ जाती है। डायबिटीज जो है ऐसा देखा गया है कि अगर पेरेंट्स के अंदर अगर डायबिटीज के लक्षण हैं थोड़े बहुत, तो ऐसा पॉसिबल है 10% 20% कि उनके जो आने वाले जो स्पीशीज होंगी, आने वाले जो नस्ल होगी, उसके अंदर भी इस तरीके की चीजें आ जाएं। ठीक है जी। इसके अलावा फिर हमारे पास हो जाती है जैसे मेलफंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। यानी कि अगर हमारा किसी कारणों से इम्यून सिस्टम हमारा वीक पड़ जाए, तो भी क्या हुआ? तो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। यानी इम्यूनिटी जो है, जो हमें पहले जो बहुत नॉर्मली हर चीज से हमें बचा रही थी, वो अब इम्यूनिटी डाउन हो गई, तो हमें क्या हुआ? बहुत जल्दी कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हमें प्रॉब्लम दे सकता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। ठीक है जी। यस चलिए आगे चलिए। अब बात कर लेते हैं अपना सर एक और है हार्मोन इम्बैलेंसेस।
हार्मोनिक इम्बैलेंस जो होता है ये भी एक तरीके से है, बट इसका बहुत ज्यादा कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता, कि ऐसा नहीं कि हार्मोनिक इम्बैलेंस की वजह से कोई बहुत बड़ी डिजीज पैदा होती हो। हार्मोनिक इम्बैलेंस बेसिकली जैसे हार्मोन्स का चेंजेस में जब आ रही होती है बात, लाइक जैसे टीनेजर्स हैं, अब इंसुलिन की वजह से डायबिटीज होती है सर, जैसे और बहुत जल्दी गुस्सा, बहुत जल्दी खुश हो जाना, बहुत जल्दी सरप्राइज हो जाना, एड्रेनलिन रश, एड्रेनलिन रश जो है वो बहुत ज्यादा होता है आपके अंदर। तो ये सारी चीजें जो है ये कहीं ना कहीं चेंजेस लाते हैं आपकी बॉडी में, बट इसको एक डिजीज की तरह कंसिडर करना वो गलत होगा कहीं ना कहीं। ठीक है जी, कि टीन एज में है, आपको अभी किसी तरीके से कोई अचानक से डांट दे तो आपको एकदम से ऐसा गुस्सा आता है कि भैया अभी चक्कू होता भी इसके पेट में डाल दूं। ठीक है भैया, तो इस तरीके की चीजें एकदम से हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से आती है, एकदम से गुस्सा आ जाना, एकदम से खुश हो जाना, ये दोनों ही चीजें हमारे लिए क्या है, पर ये डिजीज की तरह कंसिडर नहीं की जाती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपना एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के लिए। अब देखो ये, अच्छा इंट्रिंसिक में हमने बात कर ली, अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर के लिए। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में क्या हो जाता है हमारा जो सबसे एक्सटर्नल फैक्टर हमारे लिए कौन कौन सी चीजें हो सकती है। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब है ऐसी चीजें जो हमें बाहर से अफेक्ट करती हैं, लाइक बाहर से अफेक्ट कर सकती है, कोई पैथोजन आ गया, कोई बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी पे एंटर कर रहा है तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। किसी तरीके की डाइट में गड़बड़ है, फूड पॉइजनिंग वगैरह जैसे जो शिकायतें आप बता रहे थे, तो ये सारी क्या है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। फूड पॉइजनिंग ऐसे नहीं हो जाती। फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या है, जाके 5 रुपए के मोमोज खा रहे हो, खड़े हुए मोमोज उसने खिला दिए भैया, खा लिए बिल्कुल, हाँ शाम तक बढ़िया पेट पकड़ के बैठ जाते हो। ठीक है जी, तो ये कारण क्या है हमारा, कहीं ना कहीं ये कारण है एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, अब इसमें हमारा इंटरनली कुछ नहीं था, ये गलती केवल और केवल आपकी ही है जो आपने जाके वो कबाड़ा खाया। ठीक है, तो इसका कोई और कारण नहीं है। तो एक्सटर्नल फैक्टर में जो सबसे पहली चीज आती है वो क्या आती है, अनबैलेंस्ड। सॉरी, अनबैलेंस्ड या अनहाइजीनिक डाइट। ठीक है जी, मतलब खाना ऐसा खा लिया जो या तो बैलेंस्ड नहीं था या फिर अनहाइजीनिक कंडीशन में बना हुआ था। अनबैलेंस्ड होने का मतलब क्या है, अनबैलेंस्ड होने का मतलब है जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज की इनटेक गलत है शरीर में। ठीक है जी, जरूरत से ज्यादा सर ऐसे भी होता है ना कि तीखे के ऊपर हम बहुत सारा मीठा खा ले। हमें सुबह चाय पीनी बहुत अच्छी लगती है, गर्म होती है, सर्दी में बड़ा मजा आता है, बट दैट डजंट मीन कि आप हर आधे घंटे में चाय ही पीते रहो। ठीक है जी, सुबह शाम 2-3 कप हो गई, दैट्स ओके, बट अगर आप हर आधे घंटे में चाय ही लेते रहोगे तो भैया प्रॉब्लम आएंगी, उससे कुछ ना कुछ मेल फंक्शन, चाहे वो कितनी अच्छी चाय हो, वो कुछ ना कुछ शरीर में अपना टॉक्सिसिटी का इफेक्ट दिखाएगी। ठीक है, ऐसा भी देखा गया था, पता नहीं कहीं एक इंसिडेंस हुआ था कि किसी लड़के ने गाजर बहुत ज्यादा खा ली थी, कैरेट्स। गांव के किसी खेत में हुआ था ऐसा कि गाजर लगी थी खेतों में, निकालते गए धोते गए खाते गए, निकालते गए धोते गए खाते गए, पूरा दिन वो गाजर 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 पे ही रहा, और 2-3 दिन तक ऐसा चलता रहा, जिसकी वजह से कोई एक बीमारी की एक प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी बॉडी में। तो मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का ये है एक बैलेंस्ड डाइट, दैट्स व्हाई वी कॉल इट बैलेंस। बैलेंस मतलब क्या है कि हर चीज इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड की गई हो, हर चीज को इक्वली बांटा गया हो, इसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट। तो हर चीज डाइट जो है वो एक बैलेंस्ड वे में होनी चाहिए, अति किसी भी चीज की सही नहीं है, वट एवर इट इज, चाहे वो प्रोटीन चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज हमारे लिए ठीक नहीं है। तो अनबैलेंस, और दूसरा फिर आ जाता है अनहाइजीनिक डाइट। तो ऑब्वियसली अनहाइजीनिक तो आपको पता ही है कि भैया सही साफ कंडीशंस में बनी हुई चीजें ही हमारे लिए सही काम करेंगे। अच्छा, दूसरे आ जाते हैं क्या, पैथोजेंस। पैथोजेंस कह लीजिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह लीजिए। ठीक है जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या क्या हो सकते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। वर्म्स। होने वाली डिजीजेस के बारे में भी हम बात करेंगे और क्या क्या डिजीज इनसे हो सकती है।
ठीक है जी, या फिर बात कर ही लें अभी के अभी? कर लो Yes. सर। चलो इसको आगे डिस्कस कर लेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज के तौर टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे इस टॉपिक को। अभी के लिए इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है जी, एक्सटर्नल फैक्टर हो गए जी हमारे। फिर एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल। Environmental pollutants. पोल्यूटेंट्स सर। ठीक है जी, इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंट ऐसा देखा गया है जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं वो एक बहुत 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 अहम रोल निभाता है हमारे डिजीज्ड होने में या डिजीज फ्री होने में। ठीक है जी, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी स्लम एरिया में रह रहे हो या किसी ऐसे एरिया में रह रहे हो जहां बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज हैं आसपास में, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं चारों तरफ, तो वहां पर आपका डिजीज होना, बीमारियां आना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ आपके अगर फैक्ट्रीज हैं, दैट मींस आग जल रही है, दैट मींस कंबशन बहुत ज्यादा है, दैट मींस पॉल्यूटेड बहुत ज्यादा है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है जी, ये सारी गैसेस जो है वो बहुत प्रचुर मात्रा में वहां पे पाई जाएंगी। अब इतनी भरमार है जब चारों तरफ, तो जब आप इनहेल करोगे ऑक्सीजन, तो इनहेल के साथ आप ये जो नंबर के अंदर ले ही रहे हो, और जितनी ज्यादा आप ये सारी चीजें अंदर बॉडी के अंदर डाल रहे हो, बॉडी इनटेक ले रही है, बॉडी इनटेक कर रही है, तो मेल फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन बहुत एक आसान सा काम है। लंग्स हमारे सबसे पहले इन्फेक्ट हो जाएंगे सबसे आसानी से। तो यानी क्या है कि हमारे लिए एक साफ सुथरे इन्वायरमेंट में रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। गांव के लोग जो होते हैं, पहले टाइम पे जो चीजें थी बहुत ज्यादा प्योर होती थी। अब ऐसा गांव के लोग भी कोई बहुत ज्यादा बचे हुए नहीं है, ये भी मैं बता दूं। पहले चीजें जो थी वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक वे में बनाई जाती थी। इवन आज भी है। इवन मैंने तो ऐसा तक देखा कई किसानों के साथ, कई खेती करते हुए लोगों के साथ, कि उनके जो घर में खाए जाने वाली फसल होती है वो अलग उगा रहे होते हैं, और जो बेचे जाने वाली फसल यस होती है सर, उसको सेम। अलग उगा रहे होते हैं। ऐसा है क्या निश्चय सिंह? यस सर, यस सर। सर हम तो नहीं करते ऐसा। तो मैंने तो अपने सर मेरे आसपास मामा जी है जो तो सर उसी लोग में से ही लेकिन खा लेते ऐसे यूज करते हैं। हैं कि खुद के लिए जो ग्रो करते हैं ना, वो अच्छे वाले सीड्स उगाते हैं, लेकिन जो ज्यादा प्रोडक्शन करे ना, हाइब्रिड होते हैं जो, वो हाइब्रिड उगाते हैं सीड। औरों के लिए, ताकि उनको मतलब मेरे पैसा एक मिले। फ्रेंड है जिन्होंने गोभी लगा रखी थी इन दिनों में, थोड़े दिन पहले की बात है। तो हम उनके खेत में तो चले सर गए खाचर लगती है। कि गोभी निकाल लेते हैं, कुछ ले चलते हैं घर। तो ही वाज जस्ट की लाइक, अरे यहाँ से मत ले, अपने वाले खेत से ले ले। तो मैं कहा, अपने वाले खेत में और इसमें क्या फर्क है भाई? कह रहा है ये तो बेचने के लिए ना भाई। तो मैं कहा, बेचने के लिए तो क्या हुआ? कह रहा, वो अपने लिए है, खाने के लिए है। तो मीन्स खाने के लिए जो अपने खुद के लिए लगाते हैं उसमें फर्क क्या था? फर्क क्या था कि वो बेसिकली ऑर्गेनिकली उगाते हैं उसे, ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह सब कुछ बिल्कुल प्योर रख के, और फिर उसकी खेती की जा रही होती है वहां पे। जबकि ये वाली जो होती है इसमें खूब सारे फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड दबा के छिड़क दिया जाता है, एंड देन खूब जब पैदावार आती है, बढ़िया ग्रोथ हो रही है, फाइनली वहां से काट के और ले सर जाते पानी भी गंदा हैं। यूज करते हैं, यहाँ तक इवन पानी तक गंदा यूज कर रहे हो, बताओ बताओ, इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? तो ये जो चीजें हैं ये इवन अब गांव में भी आने लगे। इवन पंजाब के किसी गांव में 90% जो लोग हैं वो कैंसर से पीड़ित हैं। एक गांव है वहां पे। सर क्यों है पंजाब में ऐसा? ही सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। उन्होंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। क्योंकि देखो किसान लोग जो है वो बहुत ऐसा रेयर होता है कि बहुत साइंटिफिकली पौधे पेड़ पौधे बहुत कम उगा रहे होते हैं। उगाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं उगाता, बहुत सारे उगाते भी है, पर 90% जो किसान है वो थोड़े से कम उसमें ही काम कर रहे होते हैं। तो उनको सिर्फ ये है कि भैया इस चीज को, इस केमिकल को डालो तो 10% उगता है, तो क्यों ना इसको 10 ग्राम की बजाय 20 ग्राम डाल दिया जाए, तो क्या पता 20% ग्रोथ दे दे। और 20 छोड़ना, फिर 50 ग्राम डाल, सीधा 50% ज्यादा मिल जाएगा। तो एक्सेस यूज के चक्कर में चीजें बहुत ज्यादा बिगाड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डाइट है, जो हमारी प्रॉपर डाइट होनी चाहिए थी, वो प्रॉपर ना रह के आप बहुत ज्यादा कंटेजियस हो जाते हैं। मतलब बहुत सारे हार्मफुल एजेंट्स उसमें ऑलरेडी मिक्स किए गए होते हैं। हम तो अपने हिसाब से तो कह रहे थे कि अरे खेत की गोभी खा रहे हैं यार, कुछ गलत थोड़ी खा रहे हैं, पर अंत में जब देखा जाए तो वो और ज्यादा नुकसानदायक है। तो इन्वायरमेंट और अनहाइजीनिक कंडीशंस बहुत ज्यादा हमें अफेक्ट करती है। इसके अलावा सर हाँ जी, Tobacco, ऐसे alcohol, and necrotic यस सर, drugs.
इसके अलावा सर हमारा इम्प्योरिटी में तो ऐसे भी होता है कि कई हाँ, जगह पर है ना, जैसे ये जो मिल्क बनता है ना अलग अलग कंपनीज के, हाँ, सिर्फ छोटी से छोटी कंपनी ऐसा बनाती है, इतनी सारी तो गाय भी नहीं है जितना दूध होता है ना। ये पैकेज सर होता है केमिकल जो और पानी पैकेज, मिला के। ये बताऊं क्या करते हैं, केमिकल डालते हैं सर, पहले तो एक वाइट कलर का होता है, उसके अंदर रिफाइंड डालते हैं, उसके बाद उसके अंदर पानी वगैरह डालते हैं, फिर सर ऐसे करते करते उसको जब मिक्स करते रहेंगे ना, तो थोड़ी देर में ही इतना वैसा बन जाएगा मिल्क जैसा, और फिर उसको थोड़े से मिल्क में मिलाते हैं बिल्कुल, और वो भी प्योर नहीं होता, ऐसे बनता है सर। अब भाई देखो यार, हर घर में भैंस तो पाली जा नहीं सकती, ठीक है जी, कि भाई भैंस पाल लूं घर में, पर पालेंगे, ऐसा ही करना पड़ेगा अंत में, तो भाई देखो क्या करें। हमारे में तो सर सब पालते हैं, क्योंकि कोई इतनी इम्प्योरिटी नहीं वो कर सकता। तो पता है आजकल एक और ट्रेंड भी चला हुआ है, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है वीगन होने का। आना को पता होगा, आना वेगन होना का मतलब क्या वीगन होता है? बहुत ये सर अजीब वीगन सर है डाइट सर। जो होती है आजकल बहुत, मतलब बिल्कुल ही नॉन वेज तो छोड़ ही दो, और वो भी नहीं खाना, एक्सेस सर मिल्क कैलोरी। प्रोडक्ट्स तक छोड़ देते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स तक नॉन छोड़ वेज देते हैं, सर मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं खाते ना, दूध पनीर क्या, पनीर चीज भी वगैरह कुछ भी नहीं। मतलब नॉन डेयरी चीज आता है, नॉन डेयरी पनीर भी आता है, नॉन डेयरी सेडार चीज कैसे बनता है? मोज़रेला, ये तो गए पता नहीं सर कैसे बनते होंगे, बिना मिल्क के कैसे सर, पनीर सब बन कुछ सकता आता है। है। नॉन डेयरी जो आपके वो होते हैं चीज, ये सेडार, नॉन डेयरी सेडार भी आता है। सर मैं अभी अभी जस्ट अभी अभी बिरयानी खाता हूँ ट्यूशन से पहले। भाई देखो, अगर नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं प्योरिटी के सर ऊपर उनमें तो क्वेश्चन मार्क इम्प्योरिटी होता है। होगी, फिर इसके नॉन नॉन डेयरी कर्ड भी आता है, इनफैक्ट कोई खा के सुनाओ। सर कर्ड तो बन ही नहीं सकता दूध के बिना। नॉन डेयरी कर्ड कैसे संभव है? सर बनता तो है, अब सब आता देखो है। लोगों में भी मतलब अवेयरनेस आ गई है। मैं इसको गलत या सही तो खैर नहीं कहूंगा कि ये गलत है या सही है, बट एक सर बड़ा चाइना में एक ऐसा चीज बनता है जो 10 साल तक चलाया जा सकता है, खराब ही नहीं होता। चाइना में तो सर पता नहीं क्या क्या बनता है, कॉकरोच क्या क्या पता नहीं। जिसे कहते हैं, ये वीगन का जो कंसेप्ट है, ये तो मुझे बड़ा एक अटपटा सा लगने वाला कंसेप्ट है भाई। सर विराट और कोहली बोल रहा था वीगन हूं मैं, और अगले दिन उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली अंडे खा रहा था। सर बहुत टाइप ये के, मतलब अगर आप वेजिटेरियन टाइप वाला वीगन हो तो बहुत होते हैं जो चिकन नहीं खाते, जो एग्स खा लेते हैं ऐसे। ठीक है, देखो चिकन और एग्स वगैरह इंटेक करना गलत है, उसको समझ में सर आती है बात, एगिटेरियन लेकिन सिर्फ बोलते अपने हैं, वो जीव भी के एक टेस्ट टर्म है। के लिए आप किसी जीव की हत्या कर दो, वो गलत है यस कहीं ना कहीं, ये सर। नहीं होना चाहिए। ये मैं समझ सकता हूँ, इस चीज को सपोर्ट करना या ना करना तो देखो मेरे भी समझ से बाहर है। देखो नॉन वेज की जो इंटेक है वो क्यों होती है, ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज को प्रमोट करता हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि भाई नॉन वेज खाना बुरी बात है या अच्छी बात है, बट मैं इसे बुरी बात भी नहीं कहूंगा। अगर अच्छी बात नहीं है तो ये बुरी बात भी नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है? इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक ये है कि इंसान को हमेशा से जो इजीली अवेलेबल रहा, इंसान ने हमेशा से उसकी डाइट ली, ठीक है जी, इंसान के लिए जो हमेशा से इजीली अवेलेबल रहा, इंसान ने हमेशा वो खाया है। जो मरीन्स में रहने वाले, जो ओशंस के नियर बाय रहने वाले जो लोग हैं, जो समुद्रों के आसपास रहते हैं, क्या वो वहां जाके खेती करने लग जाते होंगे, या इजी उनके लिए क्या है, उनके लिए फिश की सर अमाउंट फिशिंग। भरमार है फिशिंग। वहां पे, तो वो मछली चावल और बढ़िया डाइट लेते हैं बिल्कुल। तो अब इस चीज को कहना कि नहीं नहीं उन्हें तो रोटी ही उगानी चाहिए, रोटी ही खानी चाहिए और केवल चावल ही खाने चाहिए, बहुत सूखे चावल, बासी चावल, सर तो ऐसे वो चीज अंडमान गलत है, निकोबार जैसी जगहों पे भी बहुत महंगी मिलती है वेज चीजें। ठीक है। और चलो एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूंगा, मैं नहीं कहूंगा इसे सही है या गलत है। व्हेन आई वाज इन माय एनसीसी, कॉलेज का टाइम था, एनसीसी में थे हम, और लड़के थे, हम दिल्ली की बटालियन से गए थे, लगभग 16 लड़के, और 16 लड़कों में हम सभी ऑलमोस्ट वेजिटेरियन थे, 2-3 को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट सभी वेजिटेरियन थे। मैं भी उस समय में कट्टर वेजिटेरियन था, कट्टर वेजिटेरियन इन द सेंस बहुत हद वेजिटेरियन, अंडे तक नहीं छूंगा भी नहीं, खाऊंगा तो दूर के बाद छूंगा भी प्याज नहीं। भी नहीं खाते थे, प्याज नहीं, व्याज जो होते हैं लहसुन। वेजिटेरियन होता है,
तो मैं उस टाइम पे नॉन वेजिटेरियन तो वेजिटेरियन था जी, बहुत कट्टर वेजिटेरियन। अब चले गए जी के कैंप लगा हमारा अनफॉर्चुनेटली केरल में, ठीक है जी। अब केरला में कैंप लगा और हम पहले दिन गए तो दोपहर का टाइम था, जाते ही खाना बन रहा था, खाना लंच आया, लंच में आया क्या, चावल मछली, फिश। मछली सब्जी, फिश की सब्जी बढ़िया ग्रेवी वाली बिल्कुल चटपटी और बढ़िया चावल। सर बहुत कमाल की लगती है, मजा आ जाता है मतलब। तो अब देखा सबने कि भाई ये तो फिश बनी हुई है यार, हम तो वेजिटेरियन है। तो 2-3 ब्राह्मण वगैरह भी थे, चलो इसे उससे तो अलग ही रखते हैं, वेजिटेरियन में खेलते हैं। तो 2-3 लोग ऐसे भी थे जो ये कहते थे कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, जान दे दूंगा पर ये नहीं खाऊंगा। अब ठीक है जी, थोड़े थोड़े चावल खा लिए, सूखे चावल खा लिए, नमक वमक डाल के खा लिए, चीनी डाल के खा लिए जी। शाम हुई, शाम को लगा कि कुछ और बनेगा, अगेन फिर दोबारा मछली और चावल। अब भाई फिर दोबारा कलेश, फिर खा लिए थोड़े थोड़े चावल। अगला दिन हुआ, अगला दिन फिर सुबह, सुबह फिर दोबारा मछली और चावल। ले भैया परेशान, चाय बनी, चाय के साथ ब्रेड वगैरह मिले, और फिर थोड़ी देर बाद मछली चावल अगेन, दोपहर में फिर दोबारा मछली चावल। हम परेशान भैया, 3 दिन हो गए जी खाना नहीं खाया। लड़के धरने पे बैठ गए, दिल्ली के कुछ लड़के और 12-15 और जो आस पड़ोस के थे, वो जो वेजिटेरियन थे वो धरने पे बैठ गए जी। धरने वालों की किसी ने नहीं सुनी, मछली चावल, मैं भी बैठा धरने पे। अब भाई 2 दिन हो गए ऑलमोस्ट ना खाते खाते, शाम होते होते मुझे लगी बड़ी जोर की भूख, मैं कहा हटा धरना, हटा वेजिटेरियन, और मैं गया जाके बढ़िया ग्रेवी डाली चावलों में और बढ़िया मिला के खा लिया। अगले दिन हुआ, अगले दिन बढ़िया फिश के टुकड़े उठाए और बढ़िया वो भी खा गया, बड़ा मजा आया, टेस्टी कोड़े आइटम। भी सर, मजा आ जाता। और भाई खूब खाया, तीसरे चौथे दिन, 3 दिन मैं भूखा रहा, चौथे दिन मैंने खूब खाया दब के। फॉर्चुनेटली 5वें दिन हमारे कमांडिंग ऑफिसर वहां बदल गए, जो कर्नल थे, तो वो चेंज हुए, वो अब कोई नया सरदार आया, और सरदार ने आते ही जो सबसे पहला ऑर्डर दिया, उसे जब पता चला कि भाई कोई लड़के धरने पे बैठे कि उनको खाना नहीं मिल रहा वेजिटेरियन, तो उसने आते ही सबसे पहला ऑर्डर दिया कि जाओ पेड़ काटो। और 2 से 3 पेड़ काटे गए और तुरंत उनसे ईंधन निकाला गया, ईंधन से लकड़ी जलाई गई, लकड़ी से जलाने के बाद रोटी बनाई गई, फिर वहां रोटी बनी, सब्जी बनी। मेन जो पर्पस था उनका वो होता था ईंधन बचाना, चावल बहुत आसानी से पक जाते हैं, सब्जी चावल, तो इसलिए वो ज्यादा बस जलाना बॉईल नहीं करना। चाहते, मेन कारण ये था उनका। और उस टाइम पे हमें ज्यादा इंग्लिश आती नहीं थी, हिंदी में बोला करते थे, तो हिंदी उन्हें समझ नहीं आती थी, जो केरल का जो ऑफिसर थे। तो ऐसी ऐसी कहानी हुई। तो उस इंसिडेंस के बाद से मैंने नॉनवेज खाना शुरू कर दिया। ये था मेरा लॉजिक कि हाँ नॉनवेज खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। तो उस दिन ये समझ में आया कि हाँ जो चीज इजीली अवेलेबल है उस चीज की इंटेक करना कोई गलत नहीं, ठीक है जी। हाँ सर अरे डिपेंड ध्यान करता है जगह पर। उन्होंने भी मुझे ये कहानी बताई थी। इंट्रिंसिक फैक्टर में फिर एक और चीज आ जाती है जो हमारी थर्ड लास्ट आ जाती है, टॉक्सिक एजेंट्स। टॉक्सिक एजेंट्स क्या क्या हो सकते जाते हैं, जैसे अल्कोहल कंज्यूम करना, टबैको कंज्यूम करना, सिगरेट्स वगैरह लेना। साफ साफ लिखा है भैया कैंसर देगा, और नहीं नहीं एक डिब्बी और दे दे, यस सर, छपा भी रहता है उसपे। तो ऑब्वियसली ये चीज गलत है, शुड बी सॉल्व, ठीक है। इसके बाद बात आती है लेवल ऑफ इमीडिएट कॉजेज। अब इमीडिएट कॉजेज में हमारे जो आते हैं वो हमारे लिए कौन कौन से आते हैं, हाँ जी। इमीडिएट कॉजेज में हमारी चीजें ऐसी वाली चीजें आ जाती हैं जो हमें इंस्टेंटली बीमार कर दे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं जी, छोटे बच्चों के लिए लूज मोशन वगैरह लगना या डिहाइड्रेट हो जाना बहुत एक आसान चीज है। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे हैं, ऑब्वियसली कई बार ध्यान दिया जाता है, कई बार नहीं ध्यान दिया जाता, जिसकी वजह से उन्हें तुरंत प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो होती है। एक और कॉज हो सकता है जैसे पोवर्टी। अब पोवर्टी हमारे लिए तो ऑब्वियसली अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं क्या बैलेंस डाइट के बारे में कहां से सोचूं। उस टाइम पे तो ये स्थिति है कि भैया जो है सो खा ले, नहीं है तो भूखा बैठा है। जो भूखे ही बैठे हैं तो फिर क्या ही किया जा सकता है। तो पॉवर्टी एक और इमीडिएट कॉज बन जाता है हमारे लिए, लेवल अलग अलग लेवल्स के हिसाब से बात करने के लिए, ठीक है जी। सो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सर टेकन। सर टेकन। ठीक है जी, तो सोर्सेज के बारे में हमें पता चल गया। टाइप्स ऑफ डिजीज के बारे में, टाइप्स ऑफ डिजीज की बात करें अगर हम,
तो हमें कितने टाइप की डिजीज के बारे में पता चला। बेसिकली टाइप्स के बारे में अगर बात करें तो हमें 2 टाइप की डिजीज के बारे में पता है, जिसको हम कहते हैं कौन सी, पहली होती है हमारी Acute और chronic. Chronic. एक्यूट जो लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग बांटी है हमने ये चीजें याद रखना। तो एक्यूट डिजीज वो होती है हमारे लिए जो हमें बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन डिसीज, शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए हमें अफेक्ट करती है। सर chronic disease लाइफ लॉन्ग रहती है. इफेक्ट करें उसे क्या कहेंगे हम अपना, एक मिनट इसे पॉज करना बेटा ना, 1 मिनट में। एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज के लिए हम बात कर रहे थे, एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज के लिए। तो एक्यूट डिजीज हमारे लिए कौन सी हुई जो हमें बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए अफेक्ट करती हो, जैसे कौन कौन सी हो सकती है जी बताओ। सर कॉमन कोल्ड, ठीक है जी, कॉमन कोल्ड, सर लूज मोशंस, कफ, लूज मोशंस। सर डेंगू हो सकता है? नहीं, डेंगू फिर भी हमें 15 से 20 दिन के लिए अफेक्ट करता है, हालांकि ये भी एक एक्यूट में काउंट किया जाता है। सर मलेरिया, तो हमारे कौन से आ जाएंगी, जैसे Tuberculosis. सर Tuberculosis. डायबिटीज, एड्स, Tuberculosis. सर डायबिटीज, सर ट्यूबरक्लोसिस कितने मंथ्स तक होती है मैक्सिमम? लाइफ टाइम भी चलती है बेटा ये। 9 बोलते हैं ना सर, 9 मंथ्स तक। कंजेंशन डिजीज कौन सी होती है जी बताओ। ठीक है जी, ऐसी डिजीज जो हमें बाय बर्थ होती हो, जो हमारी बिकॉज ऑफ द जेनेटिक एक्शंस। किसी को Yes. ठीक है जी, कौन सी हो गई हमारे लिए, कंजेंशियल डिजीज हो गई। इसके अलावा फिर होती है हमारे लिए कौन सी, एक्वायर्ड डिजीज। सर वो आफ्टर बर्थ होती है. एक्वायर्ड डिजीज वो होती है जो हमें बाय आफ्टर बर्थ शुरू होती है। ठीक है जी, आफ्टर बर्थ होती है, और बेसिकली जितनी भी हमारी ये डिजीज आ जाती है ऑलमोस्ट सारी एक्वायर्ड में आ जाती है। सर आफ्टर बर्थ कैसे होगी, जैसे सर ज्यादा टीवी देखने के उससे? कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज. ठीक है जी, इन्फेक्शियस, और एक बनी नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज हमें वो डिजीज हुई जो इन्फेक्शन के थ्रू स्प्रेड होती हो, बहुत जल्दी फैलती हो, जैसे ये अभी ले लो ये कोविड। ठीक है जी, अब जो कोविड की सिचुएशन है ये क्या है हमारे लिए, एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है जी। हाईली इन्फेक्शियस होने का मतलब क्या है कि बहुत तेजी से फैलती है, इवन टच करने से फैल रही थी जी। आप देख रहे थे कि छोटा सा वायरस है, जहां पे रह गया उस बॉडी को टच कर लिया तो भी हमारे लिए फैल जाएगी। ठीक है जी, मोदी जी ने कहा 24 घंटे का लॉकडाउन कर लेते हैं सारे मेटलिक सर्फेस से, इन्फेक्शियस डिजीज हट जाएगा, वायरस मर जाएगा 24 घंटे के अंदर। ठीक है जी, तो एक बहुत ही हाई लेवल की थिंकिंग लगाने के बाद इस चीज पे पहुंचे, फाइनली 3 महीने का लॉकडाउन लग गया। ठीक है जी, सर फिर लगेगा होपफुली, क्योंकि चीजें रुक नहीं पा रही है तो अनफॉर्चुनेटली करना पड़ेगा। बट हाँ ये कि ओमिक्रॉन जो है बेसिकली ऐसा माना गया है कि ओमिक्रॉन एक नेचुरल वैक्सीन है अपने आप में। मुझे नहीं पता कितने हद तक सही है, पर नेचुरल वैक्सीन हो क्या होती है, वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी में इनएक्टिव डिजीज के कुछ पार्टिकल्स डाल दिए जाते हैं। अब वो जो इनएक्टिव डिजीज के जो पार्टिकल हमारी बॉडी में डाले गए, हमारा इम्यून सिस्टम उनसे लड़ता है, उन्हें मारता है, और हम उस चीज के लिए पूरी जिंदगी उसके लिए तैयार हो जाता है। ओमिक्रॉन की जो स्थिति है ठीक वही स्थिति है कि हल्का सा माइल्ड फीवर आता है, हल्का सा कफ एंड कोल्ड होता है, 4 से 5 दिन में आप ठीक भी हो जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता। तो ये अपने आप में एक बॉडी को एक्टिव कर देता है उस चीज के लिए कि हाँ इम्यूनिटी में इम्यून सिस्टम को ये पता चल जाता है कि हाँ इस तरीके का भी कोई वायरस होता है और इसको हमें बॉडी में घुसने से रोकना है। सर कभी सर किसी केस भी आया था, वैक्सीन असर ना करे। एक केस ये भी आया कि ओमिक्रॉन से किसी की डेथ भी हो गई है। या ठीक है, तो काफी केसेस ऐसे आ गए हैं जिसमें ओमिक्रॉन की वजह से डेथ अगर हो रही है, तो ये अपने आप में एक चिंताजनक स्थिति है। ठीक है, तो ये बात इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस में हमारे कौन कौन से आ जाएंगे बताइए जी जल्दी।
इन्फेक्शन, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और सर जो वायरस fungi- कॉज्ड होते हैं। सर इसमें गिवन है Yes. बुक में। वायरस Sir- बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। इन्फेक्शियस में क्या होता है, इन्फेक्शियस एजेंट्स होंगे, उनके थ्रू हम बात करेंगे। अच्छा, नॉन इन्फेक्शियस कौन से होते हैं? नॉन इन्फेक्शियस वो डिजीज होती है जो बिना किसी इन्फेक्शन के फैल जा रही हो। सर जैसे एयर से, जो वाटर हमारे लिए से। किसी इंटेक में किसी चीज की कमी की वजह से आ रही है, तो वो भी हमारे लिए क्या होगी, नॉन इन्फेक्शन में काउंट की जाएगी। ठीक है जी, डेफिशिएंसी की वजह से अगर पैदा हो रही है, डेफिशिएंसी डिजीज हो रही है। ठीक है, तो अब हम इसके नेक्स्ट क्लास में अपने इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में और डिस्कस करेंगे। टाइम क्या हुआ अभी? 7:28। ठीक है जी, 30। नेक्स्ट क्लास में हम अपने इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में बात करेंगे, इसके कॉजेस के बारे में हम बात करेंगे। आज के क्लास में हमने काम खत्म कर लिया अपना कि हमने कितना टाइप्स ऑफ डिजीज और उनके मेन कॉजेस के बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, सर इसका इसके